Very good morning, student. Class 11th. Student, in the last video, we have finished the chapter Bank Reconciliation Statement. That was most important chapter. Consider 6 marks in your exam. Today, I'm going to start a new chapter, Depreciation. That is most important chapter. It will secure 8 marks in your exam. So please see. ओके बेटा, तो आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ट्रेंड में काफ़ी। अगर आप कॉमर्स से हैं, अकाउंट से, तो ज़रूर आपसे पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, क्या आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए पड़ जाता है क्योंकि इस चैप्टर में कैलकुलेशन आपको काफ़ी करना है, ठीक है। पर टेंशन की बात नहीं है। तो मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डेप्रिसिएशन, सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या होती है। स्टूडेंट, आपने बिजनेस में काफ़ी असेट्स देखे होंगे। असेट्स का मतलब टेंजिबल असेट्स भी होता है, इनटेंजिबल असेट्स भी होता है। यहाँ पे जो बात होने जा रही है वो असेट्स में टेंजिबल असेट्स की बात होने जा रही है। मीन्स जो हमारे बिजनेस में फिक्स्ड असेट्स होते हैं, चाहे वो मशीनरी हो, फर्नीचर हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, तो ये सारे असेट्स जो होते हैं वो बिजनेस में प्रॉपर यूज होते रहते हैं, ठीक है। ये मशीनरी हो, टूल्स, प्लांट हो, तो ये जो असेट्स होते हैं आप फिगर में देख पा रहे हैं कि जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इस तरीके से जो असेट्स होते हैं वो बिजनेस में जब परचेज किए जाते हैं तो उस समय उसकी वैल्यू कुछ और रहती है, और 2-4 साल, 5 साल यूज करने के बाद उसकी वैल्यू में थोड़ी थोड़ी कमी आ जाती है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डिक्रीजिंग इन द वैल्यू, ठीक है। जो असेट्स आप बिजनेस में परचेज करके ला रहे हैं उसको जब आप यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में थोड़ी थोड़ी गिरावट होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक मोबाइल फ़ोन परचेज करिए तो मोबाइल फ़ोन को परचेज करने के बाद अगर आप 2 महीने 3 महीने बाद उसको बेचते हैं तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपने जितने में परचेज की थी। अगर आपने 20,000 का परचेज किया तो हो सकता है आपको 15,000, 10,000 या उससे भी कम मिल सकता है। तो जो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो बोला जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आप समझ सकते हैं बेटा कि जो हमारे असेट्स होते हैं, जो भी असेट, सपोज करिए कि आपने एक मशीनरी परचेज किया, ये मशीनरी की कीमत शुरू में थी 1,00,000 रुपये, ठीक है। इसकी कीमत बेटा थी 1,00,000 रुपये। लेकिन अगर 1,00,000 रुपये की मशीनरी आज आपने 1 अप्रैल 2016 को परचेज किया है, फिर इसको आपने अप्रैल से 17 में यूज किया, फिर इसको आपने 18 में यूज किया, तो डेफिनेटली बेटा कि 2-3 साल यूज करने के बाद अगर आपने 1,00,000 रुपये का मशीनरी परचेज किया था तो ये इसको अगर आप बेचेंगे तो 1,00,000 रुपये आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू में कमी आ चुकी है, वो घिसावट हो चुका है, उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है, ठीक है। या फिगर से समझ पा रहे होंगे कि जितने का वैल्यू आपने शुरू में परचेज किया था 1,00,000 10,00,000 का, अब वो धीरे 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 जो है यूज हो करके क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, या कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे डेप्रिसिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब तो सीधे आप वन वर्ड में बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीजिंग वैल्यू इन द फिक्स्ड असेट्स, कि अस्थायी संपत्तियां जो हमारी होती हैं, जो हमारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल वाले की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। टेंजिबल जो असेट्स होते हैं जैसे फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, टूल्स है, व्हीकल्स हैं, तो इन पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। वो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा कि जितने का आपने शुरू में उसको परचेज किया, अब धीरे धीरे उनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आती है, वो होता है डेप्रिसिएशन। डेफिनेशन के तौर पे बेटा, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स फ्रॉम एनी काज। एनी काज का मतलब जरूरी नहीं है कि आपने उस असेट्स को परचेज किया, यूज करेंगे तभी जो है उसकी वैल्यू में कमी आएगी। अगर आपने उस असेट्स को परचेज करके बिजनेस में लगा दिया, एक भी दिन ना चलाओ, लेकिन अगर बिजनेस में लगा है वो, ठीक है, उस पर टाइम स्पेंड हो रहा है, उस पर जो है टाइम बीत रहा है उसका, तो उस पर डेप्रिसिएशन मतलब कह सकते हैं कि उस पर जो है उसके वैल्यू में कमी आना ही है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब सीधे समझेंगे कि सर किसी एसेट्स को परचेज करने के बाद जो उसकी वैल्यू में कमी आती है धीरे धीरे, ईयर टू ईयर, वही होता है डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड असेट्स में जो हमने यहाँ जो आपने कंसेप्ट देखा, वो फिक्स्ड असेट्स में दो होते हैं बेटा। एक टेंजिबल आपका होता है और दूसरा इनटेंजिबल होता है। तो और जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हमेशा टेंजिबल असेट्स पे लगता है। किस पे लगता है? टेंजिबल असेट्स पे। मतलब टेंजिबल असेट्स की वैल्यू में अगर कोई कमी आती है तो उसे आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन इंटेंजिबल पे भी लगता है, वो आपके आगे के सिलेबस में, आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। इंटेंजिबल पे जो लगता है बेटा उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, वो यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। आप इंटेंजिबल असेट्स भी आपका डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो टेंजिबल असेट्स की बात हो रही है। टेंजिबल असेट्स वो भी फिक्स्ड वाले, तो आपका दिमाग में आ रहा होगा सर बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स, व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। इनकी वैल्यू में निरंतर जो है थोड़ी थोड़ी कमी आती रहती है, जिसको आप डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। एक बात और बेटा, ये आपका एमसीक्यू ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में कि ऐसा कौन सा टेंजिबल असेट है जिसपे आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो आप कहेंगे सर लैंड, ठीक है। लैंड ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। आप कह सकते हैं कि जो लैंड आपके पास आज 1,00,000 रुपए की कीमत का है, वो 2 साल 10 साल बाद उसकी कीमत और बढ़नी ही है, वो घटेगा नहीं, ठीक है। तो वो इसका एक्सेप्शन है कि लैंड तो हमारा टेंजिबल है, बट आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। बाकी जो असेट्स हमारे पास टूल्स, मशीनरी, व्हीकल्स होते हैं, उन सभी पे परमानेंट डेप्रिसिएशन एक फिक्स अमाउंट के हिसाब से लगता ही रहता है, आपके वैल्यू में कमी आती रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट है फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कौन कौन से अमाउंट, कौन कौन से आइटम्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी डेप्रिसिएशन निकालते समय। सबसे पहले यहाँ लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसका मतलब आपका क्या होता है कि भैया अगर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया है तो इसके प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट जब आप कोई भी असेट्स परचेज करते हैं, कोई भी सामान परचेज करते हैं, सपोज करिए अगर आपने मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी की कीमत 1,00,000 रुपए। इसके बाद मशीनरी को जहाँ से आपने परचेज किया वहाँ से लाने का खर्चा, सपोज करो कि कैरिज, उस पर जो लग गया। इसके बाद उसको इंस्टॉलेशन का खर्चा, उस पर इंस्टॉलेशन का खर्चा, उसको बैठाने का खर्चा, और भी एक्सपेंसेस उसमें लेबर जो भी लगे हों। तो ये कह सकते हैं कि मशीनरी जितने में परचेज की गई और जितना उस समय का एक्सपेंस हुआ, ये सारे एक्सपेंसेस उस मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ करके ही बोला जाता है कि मशीनरी की कॉस्टिंग कितनी है। इसका मतलब कि यदि हमने कोई असेट्स परचेज किया, उस असेट्स की कीमत के साथ साथ उस अमाउंट को भी उसमें जोड़ दिया जाता है जो उस पर पर्टिकुलर एक्सपेंस पे होता है। जैसे अगर आपने एक मशीनरी परचेज किया 1,00,000 रुपए का, उस पर होने वाला वेजेस का एक्सपेंस, उस पर होने वाले लेबर का एक्सपेंस, उस पर होने वाले फाउंडेशन जो भी उसको आप जिस पे आप बैठाएंगे, ठीक है, इरेक्शन का चार्ज हो, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको लाने का जो एक्सपेंस होगा, तो वो सारे एक्सपेंस उसमें जोड़ करके ही आप टोटल मशीनरी की कास्ट बोलते हैं। आपने ऐसे ही सुना भी होगा कि बेटा जो है मशीनरी 1,00,000 रुपए की थी, लेकिन कहते हैं कि ले दे करके जो है ये टोटल अमाउंट जो है इसका 1,00,000 या 1,50,000 जो भी बना हो वो आप बता देते हैं। इसके बाद एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये जो है कोई फिक्स नहीं किसका क्राइटेरिया है, आप अपने हिसाब से बिजनेसमैन मान लेता है कि चलो ठीक है ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये जितना भी उसको चलना होगा वो अपने हिसाब से एक एस्टिमेट कर लेता है कि जो मशीनरी हम परचेज करके ला रहे हैं वो 10 साल 15 साल चलेगी। तो एस्टिमेट है मतलब अनुमानित जीवन काल, या आपका वो मशीनरी कितने समय के लिए आपके बिजनेस में चल सकता है। इसके बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब आप समझ सकते हैं रेजिडुअल वैल्यू, या इसको कबाड़ मूल्य भी कहते हैं, कि भैया ऐसा है कि जो मशीनरी आपने परचेज किया अगर वो 1-2 साल बाद 1-2 साल आपने यूज किया, 3-4 साल यूज किया, तो यूज करने के बाद भी वो कितना स्क्रैप वैल्यू उसका हो सकता है, कितना उसका कबाड़ मूल्य हो सकता है, मतलब उसको अगर आप तौल करके भी बेच दें तो कितना अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये होता है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो 3 फैक्टर आप जरूर याद रखिएगा कि इन तीनों का सेंस क्या होता है। टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स के लिए मतलब आप मशीनरी की कॉस्टिंग में वो सारी कॉस्टिंग ऐड कर देंगे जिसका एक्सपेंस उस समय होता है ड्यूरिंग द टाइम। एंड सेकेंड है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसके बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि अगर हम उसको लास्ट में भी बेचेंगे, 2-4-10 साल यूज करने के बाद भी बेचेंगे, तो वो पर्टिकुलर मशीनरी कितने में बिक जाएगी पॉसिबली, ठीक है। इसके बाद है मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन का मतलब किस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। काफ़ी कैलकुलेशन यहाँ पे बनेगा बेटा। तो 8 मेथड आपकी बुक में दिए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। WDV इसको कहते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं SLM। ये आपका SLM है और ये आपका WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट इज अ वे टू प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन द असेट्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने का जो फार्मूला है वो पिछले ये जो आपको फैक्टर बताएगा इसी से लगा हुआ फार्मूला है। सबसे पहले आप रखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स। यहाँ जो लिखा है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स, इसका मतलब सिर्फ वही कीमत नहीं जितने में आपने मशीनरी या प्लांट को परचेज किया है, इसमें वो सारी कीमत जोड़ दी जाएगी जो उस पर्टिकुलर मशीनरी पे स्पेंड हुआ है। जैसे मशीनरी का अमाउंट कितने में आपने परचेज किया, उस पर जो है उसको लाने में कितना आपने एक्सपेंस किया, ठीक है, उसका कैरिज का कितना खर्चा हुआ, उसको बैठाने में कितना खर्चा हुआ, उसका इरेक्शन का कितना अमाउंट आया, तो वो सारे अमाउंट आप इसमें जोड़ करके ही टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी को जो है रखेंगे। हाँ एक चीज़ और, अगर किसी क्वेश्चन में GST दिया है तो GST की वैल्यू से आपकी मशीनरी प्रभावित नहीं होगी, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मशीनरी के अमाउंट में कोई जो है ना ऐड होगा ना लेस होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फार्मूला देखते हैं बेटा, ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग इरेक्शन चार्ज जो भी हो रहा है वो। इसके बाद माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू कि वो आखिरी में भी कितने में बिक जाएगी, जिसको आपने कबाड़ मूल्य कहा, ठीक है, कि मतलब आखिर में भी कितने बिक जाएगी वो। और इसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स, उसका अनुमानित जीवन काल आपने कितना माना है कि कितने समय तक वो चल सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद ये आपका आ जाएगा ईयरली डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कहा कि एक मशीनरी है जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये है, ठीक है, और इसका स्क्रैप वैल्यू आपने माना कि 10 साल यूज होने के बाद भी 10,000 में बिक जाएगा, तो 1,00,000 में से 10,000 माइनस कर दिया और जीवन काल कितना है 10, तो आप देख सकते हैं
अगर हम 90 से डिवाइड करें 10 को तो हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, 9,000 रुपये। मतलब ये कि 9,000 आप 10 साल तक डेप्रिसिएशन करेंगे, 10 साल तक मशीनरी को यूज करेंगे, तो 9,000 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000 ये आपको रिकवर हो जाएगा। और इसके बाद आप कबाड़ के तौर पर 10,000 रुपये में बेच देंगे, तो आपने 1,00,000 रुपये का सिस्टम इस तरीके से बना लिया कि 9,000 रुपये हर साल 10 साल तक, इसके बाद वो स्क्रैप वैल्यू जो उसका होगा वो बिक जाएगा। अब आप ये जानना चाहते हैं कि जो सर हमारा 9% लगा है, जो हमारा 9,000 डेप्रिसिएशन लगा है वो किस परसेंट से चल रहा है। तो परसेंट जानने के लिए या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए, भैया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 9,000, सामान की कीमत 1,00,000 रुपये, आपका आ गया 9%। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट 9% से ही चलेंगे, लेकिन अभी जो है 1-2 क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला यूज करना होगा ईयरली डेप्रिसिएशन का और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये आपके टंग पे सेट होना चाहिए, तभी आगे के क्वेश्चन हो सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो असेट्स आपने परचेज किया है उस पर किस तरीके से डेप्रिसिएशन लगेगा, किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। तो हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे। जर्नल एंट्री सबसे पहले पहला पॉइंट, व्हेन वी परचेज्ड असेट्स, जब हम असेट्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो जो असेट्स आपने परचेज किया उसको डेबिट कर देंगे, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू, अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो कैश लिखेंगे, अगर आपने बैंक से पेमेंट किया तो बैंक लिखेंगे, अगर आपने उधार में परचेज किया है तो वेंडर का नाम लिखेंगे। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या वेंडर। ठीक है, वैसे जनरली जो है सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ही यूज किया जाता है 90% केसेज में। अगर यहाँ पे बेटा मशीनरी परचेज की तो क्या एंट्री हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, आपने प्लांट परचेज किया तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस तरीके से पहला असेट्स को परचेज करते समय। अब जब आप असेट्स को परचेज करेंगे तो आपको पता है कि हमारा सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर के और क्लोज होता है 31 मार्च को हर साल। अब जो हर साल आप 31 मार्च को अपने बुक्स को क्लोज करेंगे तो 31 मार्च को आप क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। ये भी दिमाग में रख के चलिए कि अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमेशा डेप्रिसिएशन जो होता है वो 31 मार्च को ही निकाला जाता है। ठीक है, मीन्स जिस समय आप साल को क्लोज करते हैं, जिस समय आप अपने बुक को क्लोज करते हैं, उसी समय आपने देखते हैं कि जो असेट्स हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ असेट्स वर्किंग में है, वो कितना जो है उस पर डेप्रिसिएशन लगा। तो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो अगली एंट्री हो जाएगी फॉर डेप्रिसिएशन, एंट्री हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, जिस पे आप लगा रहे हैं, यहाँ असेट्स का नाम भी लिख सकते हैं, सन्ड्री असेट्स टू असेट्स अकाउंट। अगर हमने एग्जांपल मशीनरी ले लिया तो मशीनरी परचेज करेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा कि डेप्रिसिएशन जो होता है दैट इज योर एक्सपेंस बट इट इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके एसेट्स के वैल्यू में थोड़ा बहुत कमी तो कर देता है, लेकिन आप डेप्रिसिएशन ऐसा खर्चा है जिसका आप पेमेंट कभी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इस एक्सपेंस को पेमेंट करने के लिए कैश नहीं यूज कर सकते। जैसे सैलरी का पेमेंट करने के लिए, रेंट का पेमेंट करने के लिए आप कैश यूज करते हो, बट डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। तीसरा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अब अगला जो होता है, आपने मशीनरी परचेज किया तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि आपने मशीनरी को स्क्रैप वैल्यू के तौर पे सेल किया तो फॉर सेल ऑफ मशीनरी या सेल ऑफ असेट्स। यदि आपने किसी असेट्स को बेच दिया तो भाई देखो, परचेज किया तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 3 हुआ, एक असेट्स को परचेज करने का, दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, और तीसरा जो है वो असेट्स को बेचने का। अब बेटा अगला पॉइंट है कि यदि सर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, मतलब साल में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, चार्ज करने के बाद आपने मशीनरी को बेच भी दिया, ठीक है, और अगर आप इसी बीच नई मशीनरी भी परचेज करके लाते हैं तो मशीनरी कभी भी परचेज होगी तो वो इस तरीके से सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ही होगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, असेट्स को अगर आपको बढ़ाना है तो परचेज ही करना पड़ता है। यहाँ पे आप परचेज करते जाएंगे, मशीनरी जो है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है बेटा कि अगर हमने असेट्स को सेल किया, अगर यदि आपने असेट्स को सेल किया तो सेल करने के बाद, सेल करने के टाइम पे कभी कभी आपको प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस होता है। ठीक है, जैसे आपने एक एग्जांपल के तौर पे कि आपने बेटा 10 रुपये, आपने 1,00,000 रुपये की मशीनरी परचेज़ किया और 1,00,000 रुपये की मशीनरी आपने 3 ईयर यूज किया। 3 साल यूज करने के बाद आपके दिमाग में था कि मशीनरी अगर 10-10 हज़ार तीनों साल यूज हुई तो 70,000 रुपये तक बचा है इसका कीमत, और कह सकते हैं कि 30,000 यूज हो चुका है।
तो सर 70,000 जो इसकी कीमत बची हुई है, आज अगर 70,000 का मशीनरी आपका 67,000 में बिक जाता है तो सर हमारा 3,000 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे भाई? देखो होता क्या है कि मशीनरी जो आप परचेज करके लाए हो, जो असेट्स आप परचेज करके लाए हो, उस असेट्स को एक टाइम के बाद जब वो काम लायक नहीं रह जाता आप उसको बेच देते हैं। लेकिन जिस दिन आप उसको बेचते हैं उस दिन आपके बुक में उसकी कोई कीमत रहती। क्यों? देखो भाई, शुरू में खरीदा 1,00,000 रुपये का, जब पहले साल 10,000 घटा तो ये 90 का बचा, फिर 10,000 घटा तो 80,000 का बचा, फिर 10,000 घटा तो 70,000 का बचा। अगर आपको 70,000 में ये बिक जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, लेकिन आपने इसको 67 में बेचा तो आपको 3,000 रुपये का लॉस हो गया। और अगर ऐसे लॉस होते हैं तो लॉस के कंडीशन में कौन सी एंट्री होगी? ठीक है, एट द टाइम ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। यदि असेट्स को बेचने से लॉस होता है तो सीधे आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ठीक है, जो भी असेट्स आपने बेचा है, टू सन्ड्री असेट्स। अगर आपने मशीनरी बेचा है तो मशीनरी, लैंड बिल्डिंग बेचा है तो बिल्डिंग, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, ये आपका फोर्थ है। फिफ्थ देखिए, यदि बेटा आपको प्रॉफिट हो जाए एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अगर आपने प्रॉफिट किया है असेट्स को सेल करने पे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंट्री बता दी गई। ठीक है, पहला क्या, असेट्स को परचेज करने के टाइम पे। दूसरा क्या बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम पे। तीसरा, यदि आपने डिसाइड किया कि अब ये यूज नहीं हो सकती, यूजेबल है, अनयूजेबल हो गई है, तो आप इसको क्या कर देंगे, बेच देंगे। बेचते समय हो क्या सकता है, बेचते समय आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्री पास, सॉरी अगर आपको लॉस हुआ तो ये वाली एंट्री पास करेंगे, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ये वाली एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इन सभी के बीच में एक एंट्री छूट रही है बेटा, और वो है डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करने की। एक्चुअली होता क्या है कि जो डेप्रिसिएशन आप हर साल चार्ज करते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस हो जाता है। जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, और उसके बाद जब पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन को हमने जो है पीएल में ट्रांसफर करके वहाँ से राइट ऑफ करा दिया, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की जब भी एंट्री होगी बेटा हर साल 31 मार्च को, तो 31 मार्च को 2 एंट्री होगी। ठीक है, एक डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, और दूसरा डेप्रिसिएशन के अमाउंट को पीएल में ट्रांसफर करने की एक एंट्री ये होगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो 5 एंट्री अब आपके टंग पे सेट होनी चाहिए, 5-6 एंट्री। जैसे असेट्स को परचेज करेंगे तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, जब आप उसी असेट्स को बेच देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। यदि आपको लॉस हो रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट सन्ड्री असेट्स, यदि आपको बेचने से प्रॉफिट हो रहा है तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और आपका एक काम और होता है कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट को पीएल में ट्रांसफर करना, एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ओके स्टूडेंट, तो सेम टॉपिक पे बेस कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, एमसीक्यू है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगा के कमेंट करना है कि डेप्रिसिएशन इज कैश एक्सपेंडिचर लाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंस, तो किस तरीके से आप ये बता देंगे। ठीक है, और ये एमसीक्यूज आप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में आप बेटा एंट्री याद रहेगी। अगर एंट्री नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी डीप है डेप्रिसिएशन, तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।